एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट का एक एग्जाम्पल है। ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये समझने के लिए ऐसा सेटअप बनाते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब में लगभग आधा ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और फिर इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं। इस अलग टेस्ट ट्यूब में हमारे पास लाइम वाटर है और इस रिएक्शन से बनने वाली गैस को हम डिलीवरी ट्यूब के जरिए इस टेस्ट ट्यूब से पास कराते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन होता है। हम देखते हैं कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हम इस रिएक्शन को कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एसिड्स मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके उसका सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। हाँ, ये एसिड्स और मेटल कार्बोनेट्स का जनरल रिएक्शन है। एसिड्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का जनरल रिएक्शन भी सेम होता है। अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तो रिएक्शन कुछ ऐसा दिखता है। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमारे पास दूसरी टेस्ट ट्यूब क्यों है जिसमें लाइम वाटर है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए। लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से पास होने पर मिल्की हो जाता है, तो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराने पर हमें ये रिएक्शन मिलता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन जब लाइम वाटर से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जाता है तो ये लाइम वाटर के मिल्की कलर को गायब कर देता है। ऐसा क्यों? ऐसा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने की वजह से होता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होता है और इसलिए सॉल्यूशन मिक्सचर का मिल्की कलर गायब हो जाता है। तो अब तक हमने जो सीखा उसे समराइज करते हैं। सभी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड से रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एसिड्स बेसिस से कैसे रिएक्ट करते हैं? इसका जवाब जानने के लिए अगला वीडियो देखिए। एसिड्स बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, यह समझने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में लगभग 2 मिलीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इसमें फिनोप्थैलीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें मिलाते हैं। आपको इसके कलर में कुछ बदलाव दिखा? जी हाँ, सॉल्यूशन का कलर पिंक हो गया है। फिनोप्थैलीन इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशंस में कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशंस में इसका कलर पिंक हो जाता है। और क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसलिए इंडिकेटर पिंक हो गया। तो अब ये देखने के लिए कि बेसेस एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। आपको क्या फर्क दिखा? हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन फिर से कलरलेस हो गया। तो पहले कलरलेस बेस पिंक हुआ और इसमें एसिड मिलाने के बाद ये फिर से कलरलेस हो गया। इससे क्या पता चलता है? हम कह सकते हैं कि एसिड से बेस का इफेक्ट न्यूट्रलाइज्ड या खत्म हो गया। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है? ये पता करने के लिए इस मिक्सचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और हमने देखा कि फिनोप्थैलीन का पिंक कलर फिर से दिखने लगा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेस ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहां होने वाले रिएक्शन को इस तरह लिखा जा सकता है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करने पर हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं। और ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बेस और एसिड के रिएक्शन से हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। इसी तरह जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमें कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिलता है। क्या आप कोई रियल लाइफ रिएक्शन के बारे में सोच सकते हैं? जब हमें एसिडिटी होती है तो हमारे पेट में एक्सेस एसिड बनता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये एसिड हमारे पेट के लिए काफी नुकसानदेह होता है जिसकी वजह से हमें पेट में जलन महसूस होती है।
तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का यूज करते हैं। और अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि एंटासिड्स बेसिस होते हैं। एंटासिड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं और इससे हमें आराम मिलता है। मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनका नेचर बेसिक होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? हम पहले देख चुके हैं कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ये रिएक्शन कैसे होता है, ये समझने के लिए हम एक बीकर में थोड़ा कॉपर ऑक्साइड लेंगे और इसमें धीरे धीरे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे। हम मिक्सचर को लगातार हिलाते रहेंगे। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि मिक्सचर का कलर ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। सॉल्यूशन का कलर ब्लूइश ग्रीन क्यों हो गया? ऐसा कॉपर क्लोराइड बनने की वजह से हुआ। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सॉलिड कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके सोल्यूबल सॉल्ट कॉपर क्लोराइड और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन का जनरल फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। बेसिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक होते हैं, तो बेस और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से भी हमें सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। असल में ये रिएक्शन हम अपने पिछले लेसन में पहले ही देख चुके हैं। क्या आपको याद है? हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास कराया था। हमें ये रिएक्शन मिला था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है, और कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का सॉल्ट होता है। तो हम इन दो रिएक्शंस को कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? पहला रिएक्शन, एसिड्स मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। और दूसरा रिएक्शन, बेसिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है। हम अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगर आपको याद हो तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड मिलते हैं। इससे हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जब एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो यह डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन देता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में मिलाने पर हमें हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं। एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का डिसोसिएट हो जाना सभी एसिड्स की कॉमन प्रॉपर्टी है। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है उनका नेचर एसिडिक होता है? ये पता करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। हम कुछ इस तरह से एक apparatus सेटअप करते हैं। एक बीकर में रबर की कॉर्क है और उसमें आयरन की 2 कीलें लगी हुई हैं। अब हम इन कीलों को बैटरी के 2 टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस सर्किट में एक बल्ब और एक स्विच भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल ये लूप पूरा नहीं है क्योंकि रबर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता। अब इस बीकर में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं। क्या आपने कुछ अलग देखा? आप देखेंगे कि बल्ब जलने लगेगा, जिसका मतलब है कि सर्किट में करंट फ्लो करने लगा। अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया होता तब भी बल्ब जल गया होता। अब हम बीकर को खाली करेंगे, साफ करेंगे और उसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन लेंगे। यहां हम ग्लूकोज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ऐसे सभी कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन होता है एसिडिक होते हैं या नहीं। क्या बल्ब जला? नहीं, बल्ब नहीं जला।
अगर हम खाली बीकर में मिथाइल अल्कोहल भी मिला दें तब भी बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब है कि इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होने पर भी ये एसिडिक नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं होते। बेसिस के केस में क्या होगा? क्या हमें यही एक्टिविटी बेसिस के साथ करनी चाहिए? बेस पानी में हाइड्रोक्साइड में डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कि किसी भी कंपाउंड के बेसिक नेचर का कारण होता है। जैसे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन में डिसोसिएट हो जाता है। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट एनायंस की वजह से होता है और इसलिए इस केस में भी बल्ब जलने लगेगा। किसी भी बेस का बेसिक कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट होने की वजह से होता है। हमें पता है कि जब सॉल्यूशन बनाने के लिए पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। ये कैसे होता है? पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ और Cl- आयंस में डिसोसिएट होगा। ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में होता है और फिर ये हाइड्रोजन आयन पानी से रिएक्ट करके हमें हाइड्रोनियम आयन देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने के बाद ही एग्जिस्ट कर सकते। तो हमें इसे समझने की भी जरूरत है। हम हाइड्रोजन आयंस को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे या ऐसे। बेसिस पानी से कैसे रिएक्ट करते हैं? जैसे कि एसिड्स पानी में हाइड्रोनियम या H+ आयंस देते हैं, वैसे ही बेसिस पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। लेकिन सूखे बेसिस कभी OH- आयंस नहीं देते। तो अगर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसा कोई बेस हो तो हम इसमें पानी मिला दें तो ये डिसोसिएट होकर हमें K+ और OH- आयंस देगा। आमतौर पर OH- आयंस अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि H+ आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं। बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए OH- आयन ही जिम्मेदार होता है। यहां दूसरा एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। क्या आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट एसिड्स या बेसिस का मतलब क्या होता है? इसका जवाब जानने के लिए अगला वीडियो देखिए। पहले ये समझते हैं कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। इन टर्म्स के बारे में सबसे जरूरी बात यह है कि ये टर्म्स रिलेटिव हैं। यहां रिलेटिव का मतलब क्या है? यहां स्क्रीन पर दो बीकर्स हैं, एक लेफ्ट साइड पर है और एक राइट साइड पर है, और दोनों में कलरलेस सॉल्वेंट है 100 मिलीलीटर की मात्रा में। अब लेफ्ट वाले बीकर में हम रेड सोल्यूट का 20 मिलीलीटर डालते हैं और राइट वाले में हम सेम रेड सोल्यूट का 50 मिलीलीटर डालते हैं। इस केस में हम कहेंगे कि राइट साइड वाला सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड और लेफ्ट साइड वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट है। यहां हम इन दोनों को एक दूसरे की तुलना में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के मुकाबले कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा रेड है, या कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम फिर से दो खाली बीकर लेते हैं जिसमें किसी सॉल्यूशन का 100 मिलीलीटर है। पहले बीकर में 20 मिलीलीटर सोल्यूट और 80 मिलीलीटर सॉल्वेंट है और दूसरे बीकर में 25 मिलीलीटर सोल्यूट और 75 मिलीलीटर सॉल्वेंट है। आपके हिसाब से कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? बिल्कुल सही, इसका आंसर दूसरा बीकर है, क्योंकि दूसरे बीकर में सॉल्यूट का प्रोपोर्शन ज्यादा है। अब आपको पता चल गया कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स के केसेस में वाटर को सॉल्वेंट माना जाता है और पानी में मिलाए जाने वाले एसिड को सॉल्यूट माना जाता है। तो यहाँ हमारे पास एक बीकर है जिसमें पानी है और हम इसमें एसिड मिलाते हैं। जैसे जैसे बीकर में एसिड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। जब हम एसिड और पानी को मिलाते हैं
तो क्या हम एसिड को पानी में मिलाएं या पानी को एसिड में मिलाएं? इसका आंसर पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पानी में एसिड या बेस मिलाने का प्रोसेस बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है, जिसका मतलब है कि इससे काफी हीट जनरेट होती है। अब अगर हम एसिड में पानी मिलाएं तो जनरेट होने वाली हीट से मिक्सचर बाहर आ सकता है और इससे कुछ जल सकता है और ज्यादा हीटिंग की वजह से ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है जिसमें सॉल्यूशन रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी में एसिड मिलाने पर भी ऐसा ही होगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। चलिए इसे समझते हैं। जब हम पानी में एसिड मिलाते हैं तो रिएक्शन तब भी एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन पानी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और एसिड के विपरीत पानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसीलिए एसिड में पानी मिलाने की जगह पानी में एसिड को मिलाना ज्यादा सही है। लेकिन याद रखें, एसिड को धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाना चाहिए और हमें हमेशा सॉल्यूशन को हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम से पानी में बहुत सारा एसिड डाल दें तो इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि पानी भी इतनी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हम सबको शायद ये पता होगा कि एसिड्स का पीएच 7 से कम, सॉल्ट्स का पीएच 7 और बेसिस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। लेकिन क्या हम सही में जानते हैं कि पीएच क्या होता है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। पहले बेसिक्स से शुरू करते हैं। हम कैसे पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस? बिल्कुल सही, हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों एसिडिक सॉल्यूशंस दिए गए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हम ये कैसे पता करें कि कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? और यहां पीएच हमारी मदद करता है। ये हमें एसिड या बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। और ये ऐसा कैसे करता है? पीएच किसी सॉल्यूशन में H+ आयंस के कंसंट्रेशन को ध्यान में रखता है। जी हां, पीएच एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ बताता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर पीएच लेवल H+ आयंस के कंसंट्रेशन को देखता है तो ये हमें कैसे बता सकता है कि कोई बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है? याद रखें कि बेसिस में भी H+ आयंस होते हैं। बस इतना फर्क होता है कि H+ आयंस का कंसंट्रेशन OH- आयंस के कंसंट्रेशन से काफी कम होता है, इतना कम कि इन्हें आमतौर पर इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये पता करने के लिए कि एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट है और इसकी रेंज 0 से 14 तक की होती है। 0 का मतलब बहुत एसिडिक, 14 मतलब बहुत बेसिक या अल्कलाइन होता है। यहां बीच में न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच है जो कि 7 है। समझ लीजिए कि पीएच केवल एक नंबर होता है जो हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक या बेसिक है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। जी हां, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब स्केल को देखते हैं। हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड की ओर बढ़ रहे हैं, पीएच की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब है कि अगर हम स्केल पर लेफ्ट साइड की ओर जाएं तो H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है और अगर हम राइट साइड की ओर जाएं तो H+ आयन कंसंट्रेशन कम होता है। और हमें पता है कि ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है। तो लेफ्ट साइड की ओर जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयंस का कंसंट्रेशन कम होता है। तो राइट साइड की ओर जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता है। तो कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये पता करने के लिए पीएच स्केल एक आसान तरीका है। एक छोटा सा टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। यहां मेरे पास A और B दो सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन A का pH 2 और सॉल्यूशन B का pH 4 है। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है? जी हाँ,
सोल्यूशन ए ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसका पीएच कम है। एक और टेस्ट लेते हैं। सोल्यूशन सी का पीएच 5 और सोल्यूशन डी का पीएच 10 है। इनमें से कौन सा सोल्यूशन ज्यादा बेसिक है? ध्यान से देखें कि सोल्यूशन सी एसिडिक और सोल्यूशन डी बेसिक है। तो तुलना करें तो सोल्यूशन डी ज्यादा बेसिक है और हम देख सकते हैं कि इसका पीएच भी ज्यादा है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका यह है कि आप इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 2 लेटर्स को सोचें, ए एंड बी, लेफ्ट साइड की ओर एसिड और राइट साइड की ओर बेस। और याद रखिए कि हमें ये अब भी नहीं पता कि पीएच पर नंबर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इसमें लॉगरिथम्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन असल जीवन में किसी सॉल्यूशन का पीएच कैसे नापा जाता है, हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे।